एक बात कही जाती है कि जो पशु है, जो गाय है, जो भैंस है, वो एक टाइम का जो दाना है वो खाती है और दूसरे टाइम का जो दूध है वो लाभ के रूप में हमें प्राप्त होता है। तो आज हम इन्हीं विषयों पर चर्चा करने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजकुमार मध्य प्रदेश से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आज हम डेयरी की ही बात करने वाले हैं। आज हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि अगर 10 गायों का कोई डेयरी फार्म खोला जाए तो प्रति वर्ष उससे कितना लाभ कमाया जा सकता है। इसी तारतम्य में हम ये बात करेंगे कि जो शुरुआत से शुरू की गई, ना उनके पास शेड है, ना उनके पास कुछ और चीजें हैं, बस जमीन है और वहां से हम 10 गाय हैं उससे जो डेयरी फार्म की शुरुआत किस तरह से की जाती है उस विषय में चर्चा करने वाले हैं। और ये देखेंगे कि इससे लाभ होता है तो कितना होता है, नहीं होता है तो क्या होता है। इस विषय में चर्चा जब करेंगे तो सबसे पहली जो चर्चा होगी वो होगी शेड बनाने की। सबसे पहले पशु जब लाना है तो उसके पहले उनको रखने की व्यवस्था तो होनी चाहिए। तो पशु शेड बनाने में कितना लगभग हमारा खर्च आएगा। दूसरा जो खर्च होगा वो होगा पशु लाने का खर्च। शेड बना लिया लेकिन गाय भी तो लानी है। तीसरी चीज होगी हमारी कि हमने उन गायों को साल भर में कितना खिलाया, उनको खाना भी खिलाना पड़ेगा तो उसका पूरा खर्च देखना पड़ेगा। उनके खाने का, उनके पीने का, उनकी दवाइयों का खर्च इसमें शामिल किया जाएगा। चौथी जो चीज होगी वो होगी कि जब हमने दूध उत्पादन किया तो वो दूध किस रेट पे बिका और साल भर में लगभग कितना दूध हम बेच पाएंगे और उससे कितनी आमदनी हमारी होगी। उसके बाद जो चीज आएगी वो ये आएगी कि ये जो पैसा है ये हमने मान रखा है कि बैंक से लिया है तो इसके ऊपर हमारे साल भर में ब्याज क्या लगने वाला है। डेयरी में और क्या क्या चीजें हैं जो हमें लाभ देगी, क्या क्या चीजें हैं जो हमें कष्ट दे सकती है, जो हमें परेशानी में डाल सकती है, इन सब विषयों पर आज चर्चा होने वाली है। सबसे पहली जो चीज है वो है शेड बनाना, पशु रखने की जगह तैयार करना। तो उसके लिए अगर हम सामान्य तौर पर बात करें तो दो तरह के सिस्टम होते हैं। एक होता है हेड टू हेड, मतलब हमने क्या किया है, बीच में जगह छोड़ी है और ये गाय भैंसों को इस तरह से बांध रखा है। ये हो गया हेड टू हेड। जो गाय है उनका एक दूसरे के साथ में जो सिर एक जैसे आ रहे हैं, इसमें बीच में 5 फीट की जगह छोड़ी जाती है, यहाँ खाने की जगह होती है और इधर नालियां होती है। तो ये जो होता है मामला, इसे बोलते हैं हेड टू हेड सिस्टम। दूसरा सिस्टम होता है वो होता है टेल टू टेल सिस्टम। उसमें जो पशु है उनको इस तरह से बांधा जाता है, उनकी जो पूंछें हैं वो एक दूसरे के तरफ होती है, उनमें खाने की व्यवस्था यहाँ की जाती है। दोनों सिस्टम में से आपको कौन सा पसंद आ रहा है वो अपनी जगह है, लेकिन अब हम बात करेंगे कि इसको बनाने में खर्च कौन सा आएगा। एक सिस्टम और होता है जिसमें हम सीधी एक लंबी लकीर के रूप में पशु को रखते हैं और इस तरह से एक ही लाइन में बांधा जाता है और इधर एक तरफ नाली होती है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपकी जगह कैसी है और आप कौन सा सिस्टम अडॉप्ट करने वाले हैं। महत्वपूर्ण है कि कितना स्क्वायर फीट का कंस्ट्रक्शन अपने को करना पड़ेगा और किस रूप में वो चीजें होने वाली है, तो उसका खर्च कितना आएगा अब हम वो देखने वाले हैं। तो अगर 10 गायों का सेटअप हमें रखना है तो लगभग हम ये मान के चलें कि एक गाय के लिए लगभग 60 से 70 स्क्वायर फीट की जगह चाहिए। उसके होने वाले बच्चों के लिए कुछ जगह चाहिए और उनका भूसा संग्रहण करने के लिए भी कुछ जगह चाहिए। तो ओवरऑल जो चीज़ें होती है लगभग हम ये मान के चलते हैं कि 100 स्क्वायर फीट एक पशु के लिए जो जगह है वो आवश्यकता होती है। अब हमारी यहाँ पे जो बात हो रही है वो हो रही है 10 पशुओं की, 10 गायों की। तो 10 गायों के लिए हमें 1000 स्क्वायर फीट की जरूरत है। 1000 स्क्वायर फीट, 1000 स्क्वायर फीट को बनाने के दो तरीके हो सकते हैं। या तो उसे केवल बल्लियों पे और सामान्य जो घास फूस की छत होती है उससे तैयार किया जा सकता है, लेकिन ये लंबी अवधि की चीजें नहीं होती है। तो हमें कम से कम जो पोल है वो लगा के चद्दर वाला जो शेड है कम से कम उतना तो बनाना ही पड़ेगा और नीचे जो फ्लोर है उस पर उसके खाने की व्यवस्था, नाली की व्यवस्था, ये सब चीज़ें करनी पड़ेगी। और अगर कोई चाहेगा तो वो बीम कॉलम का थोड़ा मजबूत भी बना सकता है। तो यहाँ पर जो खर्च आने वाला है वो आ सकता है 200 रुपये प्रति स्क्वायर फीट से लेके 600 रुपये प्रति स्क्वायर फीट पे। इतने में लगभग जो शेड है वो अच्छा तैयार हो जाता है। तो हम यहाँ मान के चलते हैं अप्रोक्स
कि जो शुरुआत से शुरू करना है तो हमें जो खर्च है वो शेड के ऊपर बहुत ज़्यादा नहीं करना है। ये नहीं करना, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बिल्कुल ही ऐसा शेड बना लिया जाए कि अगले बार उसकी कोई उपयोगिता ही ना बचे। आप जो भी शेड बनाएं कम से कम 10 साल 20 साल का सोच के बनाएं कि कम से कम उतना हमारा शेड चलेगा। और ये प्राथमिक चीज़ें हैं तो शेड पे बहुत ज़्यादा अनावश्यक खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। हमने देखा है कि जब कोई डेयरी फार्म शुरू करता है वो एक 10 से 15 लाख रुपए का बजट लेके देखता है और पता चलता है कि वो 12 लाख का तो शेड ही बना दिया। जब 12 लाख का शेड बना दिया तो पशु कैसे लाए जाएंगे? तो इस जो चीज़ है ये एक बड़ी गंभीर चीज़ है जिसके ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए। और जो सबसे मूल खर्च है वो शेड के ऊपर नहीं होना चाहिए। सबसे मूल खर्च जो है वो होना चाहिए पशु को खरीदी में और दूसरा उसके खाने पीने में। तो हम एक 300 रुपए का एवरेज पकड़ के चलते हैं कि 300 रुपए स्क्वायर फीट में हमारा जो शेड है वो तैयार हो जाएगा। तो लगभग अब हम यहां से एक लाइन बनाने वाले हैं कि जो शेड है, शेड बनाने में हमारा लग गया है 3 लाख रुपए। 10 पशु का जो शेड है वो एक व्यवस्थित शेड 3 लाख रुपए में बन सकता है। तो सबसे पहला जो हमारा खर्चा आएगा शेड बनाने में वो आएगा 3 लाख रुपए। जो हेड टू हेड सिस्टम होता है, जो टेल टू टेल सिस्टम होता है, उसमें खाने के लिए कितनी जगह छोड़ी जाती है, पशु के लिए कितनी जगह छोड़ी जाती है, आप इन सब विषयों में जाएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन अगर आप जानना चाहते हैं कि कितनी जगह छोड़ी जाए, किस तरह से प्लान किया जाए, तो आप मुझे कमेंट्स कीजिएगा, एक डेडिकेटेड अलग वीडियो उसका बना दिया जाएगा। अब हम बात करें कि हमारा जो शेड है वो तैयार हो चुका है। अब हमें लाने पड़ेंगे पशु। तो पशु जो गाय है वो किसी भी नस्ल की हम सोच सकते हैं, हमें मार्केट के हिसाब से सोचना है। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हम ऐसी गाय A2 मिल्क की गाय केवल तभी लाएं जब हमारे आसपास कोई बड़ा शहर हो और वहाँ हम हमारे जो इच्छा वाले जो भाव है उसमें बेच सके। आपने क्या किया, आपने बढ़िया गिर गाय लाए और अन्य गाय लाए जो A2 मिल्क की है, लेकिन आपने उसको अगर 32 रुपये लीटर में बेचने की कोशिश की तो वो डेयरी फार्म सफल नहीं हो सकता। तो सबसे पहली जो चीज़ है वो ये है कि हमें ज़्यादा उत्पादन वाले पशु लाने पड़ेंगे। कम उत्पादन वाले पशुओं से डेयरी नहीं चल सकती। हम ये बात करें कि सामान्यतः जो गाय है वो 50,000 रुपये से लेके 1 लाख रुपए के बीच में आती है। उनकी जो दूध उत्पादन क्षमता होती है वो लगभग 10 लीटर से 25 लीटर प्रतिदिन के हिसाब से लगभग इतने में आती है इस रेट वाली गाय। तो यहां पर हम मान के चलेंगे कि हम जो हर गाय है वो 70,000 रुपये में लेकर आए हैं। कोई गाय ऊपर हो सकती है, कोई गाय थोड़ी सी नीचे हो सकती है, लेकिन दूध का भी तो फर्क रहेगा। कोई गाय हो सकता है हम 1 लाख में लेके आए, जो बातचीत है वो 25 लीटर 30 लीटर की हो, लेकिन हो सकता है वो आके हमारे यहाँ 18 लीटर दूध ही दे या 20 लीटर ही दूध दे। तो ये सब संभावना है, हम सारी संभावनाओं को लेकर चलेंगे, क्योंकि केवल एक आंकड़े, बड़े बड़े आंकड़े लेके हम इसको बहुत लाखों में लाभ दिखा दें, ऐसा नहीं करना चाहते। फील्ड में हम बिल्कुल वास्तविक रहना चाहेंगे कि सच्चाई में क्या चीज़ें हो सकती है, उस दिशा में हम प्रयास कर रहे हैं। तो 70,000 रुपये प्रति गाय के हिसाब से अगर हम देखें तो हमारा जो 10 गाय लाने का खर्च है वो हो गया है 7 लाख। अभी तक हमारे 10 लाख रुपए खर्च हो चुके हैं, शेड बन चुका है, गायें उसमें आ चुकी हैं। अब हम बात करेंगे कि जो ये 10 गाय हैं इनको खिलाने पिलाने में कितना खर्च होने वाला है। इसके पहले हम बात करेंगे कि जो गाय लाए वो कितना दूध देगी और हमें कितने का दूध हम बेचेंगे। अब हम बात करेंगे कि इनसे दूध उत्पादन कितना होगा। ये बड़ा टिपिकल बात होती है, इसमें जो आंकड़े रखता है वो संदेह के घेरे में होते हैं, लेकिन हम कोशिश करते हैं यहाँ पर हम जो दूध का उत्पादन मानेंगे एक 70,000 वाली गाय का, वो मानेंगे 16 लीटर प्रतिदिन। 16 लीटर क्यों माना गया? आप कह सकते हैं कि 70,000 की गाय है तो क्या वो 8 लीटर एक टाइम में दूध देगी? ऐसा तो नहीं होगा। तो यहाँ मान के चले मित्र कि जैसे ही पशु जनेगा तो वो जो दूध है शुरू के 15 दिन में तो कम ही देने वाला है,
जैसे ही वो दूध देने आए तो सबसे पहले शुरू के 15 दिन में उसको आने में लगेगा, मान लिया कि उसने जो दूध है वो 20 लीटर प्रतिदिन दिया। लेकिन ये भी बात देखिए आप कि हम ये पूरे साल का एक एवरेज लेके चलने वाले हैं। तो जैसे ही 3 महीने 4 महीने बाद वो पशु गाभिन होने वाला है तो जो दूध है वो कम होगा। हो सकता है कि वो दूध 3 लीटर 4 लीटर प्रति टाइम मतलब 8 लीटर प्रति दिन पे भी आ जाए। तो हम एक औसत मान के चल रहे हैं कि ये औसत जो हमारा उत्पादन है वो लगभग 16 लीटर प्रतिदिन के हिसाब से होगा। अब एक बात और ये है कि 16 लीटर प्रतिदिन ये दे रहा है, लेकिन ये 1 महीने में कितना दूध दे रहा है। और दूसरी चीज है, अब हमें ये जानना कि कितने महीने तक ये 16 लीटर दूध देने वाला है। हम ये मान के चलें कि जैसे ही पशु जनेगा उसके चौथे महीने वो प्रेग्नेंट हो जाएगा। ये आइडियल सिचुएशन है, परिस्थितियां इससे अलग होती है। उन विषयों पर भी हम चर्चा करने वाले हैं कि क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, किस तरह से चीजें होती है और कहां जाके हमारी जो डेयरी है वो नुकसान में जा सकती है। उस विषय पर भी चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में। वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन बने रहिए। तो हमने ये मान के चले कि 3 महीने के बाद वो गाभिन हो चुकी है। तो हमें ये ध्यान रखना होगा जैसे ही पशु 7 महीने का गाभिन होगा वैसे ही दूध को बंद करना होगा। 2 महीने का रेस्टिंग पीरियड हमें देना होता है। तो 7 महीने वो दूध और 3 महीने जो पहले दिया, तो हमें जो दूध मिलेगा वो मिलेगा 10 महीने। तो 10 महीने हमें दूध मिला है। तो अब हमारे पास जो दूध है वो है 4800 लीटर। ये एक गाय ने पूरी बेत में 4800 लीटर दूध हमें दिया है और 10 गाय हैं तो हमारे पास 48,000 लीटर दूध आया है। और दूध की कीमत क्या मानी जाए? जो दूध की कीमत मानी जाएगी वो मानी जाएगी अप्रोक्स 30 रुपए से लेके 34, 35, 36 रुपए तक का रेट जाता है। हम इसमें जो रेट मानने वाले हैं, कई बार जब फैट अच्छे होते हैं तो 40 रुपए तक भी जाता है। लेकिन जो ज़्यादा दूध उत्पादन देने वाली नस्लें हैं जैसे कि HF जर्सी, इनका जो फैट है वो थोड़ा कम रहता है। तो हम एक सामान्य बने रहेंगे। हम ये सोच के चलेंगे कि इनका जो रेट है वो 34 रुपये हम मान के चल रहे हैं। तो हमें 34 रुपये, तो अब हमें इससे कितनी आमदनी होने वाली है एक साल में? तो यहां पर हम देख पा रहे हैं कि जो हमारा दूध है वो बिका है 16,32,000 रुपए का। तो जो आमदनी हमारी है इसमें हमारे जुड़ गए हैं 16,32,000 रुपए। ये हमारा खर्च होने वाला है। अब ये आमदनी हो चुकी है, एक साल में लगभग हम इतने का दूध बेचने वाले हैं। अब हम ये जानने वाले हैं कि जो हमारे 10 पशु हैं वो एक साल में कितना खाने वाले हैं। ये जो आंकड़े हैं ये बड़े मजबूत होते हैं और यहाँ पर बहुत बड़ा खेल होता है। पूरी डेयरी का लाभ इस बात पर निर्भर करता है कि उनको खाना किस तरह दिया जाए। जब पशु से हमने एवरेज दूध उत्पादन 16 लीटर माना है तो हमें उन्हें खाना भी उस स्तर पे खिलाना पड़ेगा। कमजोर खाना खिलाकर एक पूरे वर्ष के दौरान अच्छा दूध उत्पादन नहीं लिया जा सकता। एक थंब रूल है कि कंसंट्रेट मतलब दाना, मतलब जो बाजार में उपलब्ध दाना होता है वो कितना खिलाना होगा। 2 किलो प्रति गाय को हमें उसके शरीर के लिए खिलाना होता है और गाय बहुत बड़ी है तो 3 किलो उसके शरीर के लिए खिलाना होता है। तो हम यहाँ 2.5 किलो मान के चलें कि 2.5 किलो जो दाना है वो तो उसके शरीर के लिए, उसको स्थिर रखने के लिए खिलाया जाता है। और गायों में ये थंब रूल है कि प्रति 2.5 किलो दूध उत्पादन पर 1 किलो दाना, अन्न, वो जो खली रहती है वो खिलानी रहती है। तो अब हमने जो औसत दूध उत्पादन माना है वो जब 16 माना है तो हमें उसको लगभग 6 से 6.5 किलो जो दाना है, जो अन्न है, जो कंसंट्रेट है वो खिलाना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पर 6.5 किलो मान लिया। तो ये देखिए 6.5, 9 किलो उसको खिलाना पड़ेगा हमें दाना, अन्न प्रतिदिन। अब ये देखिए आप
कि एक जो कोई भी खल जो बाजार में आ रही है 50 किलो की बोरी के रूप में आ रही है और लगभग 1200-1300 से लेके 1800-1900 तक के बीच में आ रही है। हम यहाँ एक औसत मानते हैं। आपने चाहे उसमें कपासिया मिलाया हो, चाहे चूरी मिलाई हो या कुछ भी मिलाया हो, औसत लगभग 30 रुपये प्रति किलो का हम मानेंगे। 30 रुपये प्रति किलो इस तरह मानेंगे कि हमने जो बोरी है उसका रेट मान रखा है 1500 रुपये। कुछ हमने जो दाना खिलाया है वो थोड़ा कम का खिलाया है, कुछ ज़्यादा का खिलाया है, तो 30 रुपये प्रति किलो का इसमें दाना हमें खिलाना पड़ेगा। तो आप ये देखिए 9 त्या 27, 270 रुपये हमारे प्रतिदिन एक पशु के ऊपर खर्च हो रहे हैं और ये हो रहे हैं केवल कंसंट्रेट के ऊपर। हमारे पास 10 पशु हैं और हमें खिलाना है तो 2700 रुपये प्रतिदिन। ये एक पशु 10 पशु के ऊपर हमारा खर्च हो गया है, तो हमें तो पूरा महीने का निकालना है और पूरे साल का निकालना है। तो ये हो गया है 2700 गुणे 360, 8,72,000 रुपये का केवल दाना। केवल दाने से तो काम नहीं चलने वाला है, इसमें भूसा भी तो आने वाला है। तो 8,72,000 का हमने खिला दिया है इसको दाना, साथ में हमें देना पड़ेगा इसको भूसा। और भूसा हम ये मान के चले, भूसा, पानी, कुछ और चीज़ें, मिनरल मिक्सचर, ये सब मिला के हम ये मान के चले कि एक पशु के ऊपर 50 रुपये प्रतिदिन का खर्च होने वाला है। 50 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से अगर हम बात करें तो एक पशु का एक महीने का खर्च 1500 रुपये होता है और एक साल का जो खर्च है वो लगभग 18,000 रुपये होने वाला है। तो 18,000 रुपये का हमारा खर्च होने वाला है एक पशु का ऊपर। तो 10 पशुओं के ऊपर 1,80,000 रुपये का हमारा खर्च होने वाला है। तो 8,72,000 रुपये प्लस 1,80,000 रुपये, ये पूरा गणित होने वाला है खाने का। 8 7 15, 8 9 10, 10,52,000 मोटा माटी। खाने पीने का 10.50 लाख। ये जो खर्च है ये 10 पशुओं का खर्च है और 10,50,000 रुपये हमारे भोजन खाने में बस खर्च हो गए हैं। आपने एक चीज़ देखी होगी कि ये जो खर्च खाने का हो रहा है ये तब हो रहा है जब हमने हरे चारे का नहीं जोड़ा है। अब क्या हरे चारे को डेयरी में आने से खर्च और बढ़ेगा? नहीं, ऐसा नहीं होता है। हरा चारा जब भी डेयरी में होगा तो खर्च घटेगा। जैसे ही हरा चारा हम देने लगेंगे, जो दाने की मात्रा है, जो प्रोटीन के लिए, जो ऊर्जा के लिए हम देते हैं वो कम हो जाएगी और हरा चारा उसकी पूर्ति कर देगा। तो हमारी जो डेयरी का लाभ है वो बढ़ने वाला है। इसलिए हरे चारे की उपलब्धता डेयरी खोलने के पहले 100% सुनिश्चित की जाए। अगर डेयरी में हरा चारा नहीं है तो ये स्थिति निर्मित होती है, हमारा जो खर्च है वो इतने बड़े स्तर पर पहुंच जाता है। तो हमने हरे चारे की व्यवस्था क्यों नहीं जोड़ी इस चारे में और इसको कम करके क्यों नहीं जोड़ा गया? क्योंकि हम मध्य प्रदेश के हैं, यहाँ पर हरे चारे की बहुत अच्छी व्यवस्थाएं नहीं है, तो इसलिए हमने हरे चारे को अभी कंसिडर नहीं किया है। अगर आप यकीन मानिए, ये अगर यहाँ पे हरा चारा है तो कम से कम 2 से 3 लाख रुपए इसके कम कर दीजिए आप। खाने में जो कम होगी वो उस तरह से चीज़ें होने वाली है। लेकिन अभी हम ये मान के चल रहे हैं कि कोई एक व्यक्ति है वो पूरी तरह से चीज़ों को मैनेज करने वाला है, तो वो हरे चारे की व्यवस्था नहीं कर पा रहा है। इस तरह से चीज़ें होने वाली है। फिर एक चीज़ हो गई है कि ये जो 7 लाख और 3 लाख 10 लाख रुपए हमने कहीं से लिया है, अगर किसी बैंक से लिया है तो लगभग 12% का ब्याज उस पर लगता है। तो 1,20,000 रुपये का हमारा ब्याज लगने वाला है इस पर। तो सबसे पहले हम एक मोटी मोटी आमदनी हमारी मान लें तो एक वर्ष की जो आमदनी है वो है 16,32,000 रुपये का हमने दूध बेचा और 10,50,000 का हमने उसको खिला दिया।
5,82,000 रुपये का हमें सीधा सीधा लाभ हुआ है। अब हमने ये 10 लाख क्यों नहीं घटाए? क्योंकि ये ऐसा खर्चे है जो एक बार होना है, ये बार बार नहीं होना है। तो ये इस तरह से चीज़ें होने वाली है यहाँ पर, और लगभग इतना हम बचा सकते हैं। उसमें से ब्याज भी अगर जाएगा तो 1,20,000 रुपये का ब्याज चला जाएगा। और इस तरह से जो चीज़ें, अगर बैंक से ऋण लिया है तो अगर ये पैसा हमारा है तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, तो भी लगभग 4 लाख रुपए साल के हम इसमें बचा सकते हैं। और बचत यहाँ नहीं है, बचत यहाँ नहीं है। डेयरी का जो व्यवसाय है वो खोलने का अगर कोई सोचता है तो कम से कम 5 साल का हॉरिजॉन्ट उसको लेके चलना चाहिए। पहली बार में ये लाभ जो दिखा है ये बेहद कम दिख रहा होगा, लेकिन अगली बार का आप सोच के देखिए, जब ये 10 पशु हम लेकर आए तो सबसे पहली बार जब हम पशु लेकर आते हैं तो हमारे पास ये विकल्प होता है कि हम जने हुए पशु लेकर आए और ये देख के लाएं कि वो बछिया वाले हैं। हम ऐसा कर सकते हैं, नहीं भी करेंगे तो हम ये मान के चले कि 60 से 70% बछिया होती है, तो लगभग 60, 10 में से 6 हमारे पास मान लो बछिया तैयार हो गई, तो अगली बार जो हमारी डेयरी है वो 10 से चीज़ें नहीं होने वाली। हम अब प्रति पशु का उत्पादन मान के चलते हैं तो प्रति पशु हमें लगभग 60,000 रुपये दे रहा है, लगभग 60,000 रुपये एक साल में, तो लगभग 5,000 रुपये महीने एक गाय हमें दे सकती है। तो अभी हमारे पास 10 गाय है तो हमें मिलेगा 10,000 रुपये महीने। लेकिन जैसे ही 10 गाय है तो 50,000 रुपये महीना हो जाएगा। लेकिन अगर हमारे पास 16 गाय हो गई आने वाले 2 साल में, और 2 साल में कैसे होगी? क्योंकि जब तक वो जनेगी और वो गाभिन होकर जनेगी, जब तक ये 1.5 साल की हो जाएंगी और ये 1.5 साल पे गाभिन होगी, तो लगभग 2.5 से 3 साल में जाके हमारी जो ये बछिया है वो हमें दूध देने की स्थिति में आएगी। उनका खर्च मैंने इसलिए नहीं जोड़ा है क्योंकि हमने ये जो खाने का खर्च है ये अच्छी व्यवस्थित रूप से जोड़ लिया है। शुरुआती 1 साल का खर्च नहीं जोड़ा है, फिर बाद में जो खर्च होगा वो उन कटियाओं के रेट में हो जाएगा। तो हमारी जो नई नस्लें हैं वो बेहतर होने वाली है और हमारे घर के वातावरण में सूट करने वाली है। तीसरी चीज़ है कि वो हमें लगभग 20,000 25,000 में तैयार होने वाली है। चूक यहाँ होती है डेयरी फार्म में कि वो जैसे ही जो बच्चे होते हैं उन पे ध्यान नहीं रखा जा रहा है, और जिन डेयरी फार्म में बच्चों के ऊपर ध्यान नहीं रखा जा रहा है, जिन डेयरी फार्म की जो बछियाँ हैं वो गाय नहीं बन रही है, अंततः वो डेयरी फार्म सफल नहीं होते। वो डेयरी फार्म एक स्तर पर मेंटेन हो जाते हैं और उसी पे रहते हैं। उन डेयरी फार्मों में ये होता है कि जो गाभिन हो गई ठीक है, नहीं तो उसको बेच दी, फिर नए जानवर लाए, लेकिन वो बिक गया, वो एक जगह स्थिर हो गया, वो बढ़ नहीं सकता। तो अगर डेयरी फार्म बढ़ाना है और उसको इस दिशा में आगे बढ़ाना है तो सबसे पहली जो चीज़ है वो बछियाओं पे ध्यान देना। बछिया जब अगर बड़ी होगी, वो गाय के रूप में होगी, तो बेहद कम रेट में हमारे पास आ जाएगी, और संख्या जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे हमारी आमदनी बढ़ने वाली है। तो इस दिशा में चीज़ें होती हैं। अब डेयरी फार्म में और समस्या क्या आती है? और समस्या आती है कि हम कोई पशु लेकर आए 10 और उसमें से 3 चले गए मतलब मृत्यु को प्राप्त हो गए, तो वो सीधा सीधा 2 लाख का हमारा नुकसान हो गया। तो इसको बचाने के लिए क्या किया जाना चाहिए? इसको बचाने के लिए बीमा करवाना बड़ा आवश्यक है। बीमा 2 से 3,000 रुपये में 1 साल का बड़े अच्छे रेट वाले पशुओं का भी हो जाता है, उसको जरूर करवाना ही चाहिए। वो हमें एक आर्थिक संकट से जो एक नुकसान हो सकता है उससे बचाता है। दूसरी चीज़ है, अगर हरा चारा होगा तो ये यहाँ जो खाने की व्यवस्था होगी इसमें 2 से 3 लाख रुपए, लगभग 30% 40% तक जो खाने के जो खर्च है ये कम किया जा सकता है। एजोला फार्मिंग हो सकती है, हरे चारे की व्यवस्था हो सकती है, नेपियर ग्रास हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। अगर आप चाहेंगे तो हम आपको उनका डेडिकेटेड वीडियो बनाकर बताएंगे कि ये चीज़ें इस तरह से की जा सकती है। तो आज के लिए एक मोटा माटी हमने समझा है। अगर मैं कहीं किसी चीज़ में चूक गया हूं बताने में तो आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा, मैं डेडिकेटेड वीडियो उस चीज़ पर बनाने का प्रयास करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।